सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन वो। तो अभी लास्ट वीडियोस हमने दो लास्ट लेक्चर्स किए थे सीपीसी के, जिसमें हमने बात की थी रूल 1 to 3 एंड रूल 9 and 15 की। क्या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो हमने लास्ट जो बात की थी जॉइंडर ऑफ पार्टीज की, इसी के बारे में आज हम रूल 8 करने जा रहे हैं, जो बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट का। तो इसको पहले हम जनरली समझते हैं, रूल वगैरह में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, हमने रूल 1 किया था, रूल 3 किया था। रूल 1 किया था, 3 किया था। ये दोनों रूल्स क्या कहते हैं कि जो भी नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी होती हैं उन्हें सूट में ज्वाइन किया जाना चाहिए, तभी एक फाइनल और कंप्लीट एडजुडिकेशन जो है वो सूट की हो सकती है। लेकिन हमारा जो रूल 8 है ना, ये इसकी एक एक्सेप्शन है। बिकॉज देखो, कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन, न्यूमरस पर्सन जो है ना, वो एक सूट में इंटरेस्टेड होते हैं। अभी प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे पर्सन को एक साथ लाके मतलब सबको स्यू कर दो या सब पे सब स्यू कर दो, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव रूल 8 जो है वो पिक्चर में आता है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, न्यूमरस पर्सन सिमिलरली इंटरेस्टेड है एक सूट में, तो उनमें से एक या एक से ज्यादा पर्सन कोर्ट की परमिशन देके या तो स्यू कर सकते हैं या अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, मतलब या उनको स्यू किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर कोई भी ऐसे केसेस होते हैं जहां पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उनका इंटरेस्ट होता है या फिर पूरी पूरी क्लास, तो वैसे केसेस में जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को किया जा सकता है कि वहां पे एक है एक से ज्यादा पर्सन ने प्रोटेक्शन लेके कोर्ट की उन सारे पर्सन को उन सारे पर्सन के बिहाफ पे किसी को स्यू कर देते हैं या फिर उनको कोई स्यू कर देता है, मतलब अपने आप को डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सूट की जनरल अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं कि जब नंबर ऑफ पर्सन when number of persons is similarly interested in suit, तो एक या एक से ज्यादा persons with the permission of the court स्यू कर सकते हैं या उन्हें स्यू किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स, उनके बिहाफ पे और बाकी लोगों के बिहाफ पे। अभी ये क्या है, ये एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल विद ऑल पर्संस मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेड इन, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है कि देखो, अगर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड है एक सेम केस में, सेम डिसीजन में, तो वो नॉर्मली और जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है उसको मतलब उनके बिना ही जो डिसीजन है उसे मिल सकता है, ठीक है। और टाइम एंड एक्सपेंस बहुत ज्यादा वेस्ट होगा न्यूमरस पर्संस का, तो उसको अवॉइड करने के लिए हैरेसमेंट होती है पार्टीज को बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। बिकॉज एक ही इशू है, उसको ही बार बार आप करे जाओगे, कभी कोई एक बस एक कम्युनिटी है तो कभी कोई आ गया, कभी किसी क्लास का कोई मसला आ गया, तो वहां पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग से दोनों ही पार्टीज को बहुत हैरेसमेंट होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी रूल 8 जो है वो हम करते हैं। Then to avoid those practical difficulties where numerous persons are involved in the suit, जब numerous person होते हैं ना तो बहुत सारी practical difficulties आती हैं जब आप केस को जब आप किसी को स्यू करते हो या जब इंस्टीट्यूट करते हो सूट को या ड्यूरिंग द सूट, तो उन सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के लिए भी हम रूल 8 के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सूट का यूज करते हैं। देन रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स। अभी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगी तो कोर्ट के ऊपर तो ऑलरेडी इतना बर्डन है, तो और ज्यादा प्रोसीडिंग हो जाएंगे तो और ज्यादा बर्डन, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये रूल 8 जो है इट्स वेरी। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इस इनेबलिंग प्रोविजन। अभी ये क्या है, हमारा ये जो रूल 8 है ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, मतलब ये किसी पर्सन को से कंपेल नहीं करता कि आपको इन सब पर्संस को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट इज इनेबलिंग प्रोविजन। एंड सेकेंडली, ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन है जिसका कुछ अगर किसी पर्सन का वैसे सूट मेंटेनेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्या सूट पहले से ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप दोबारा से उसको मतलब स्यू नहीं कर सकते, किसी पर्सन को आप कर सकते हैं। तो इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, ऐसा किसी को डिसेबल नहीं करती कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इट इज एन इनेबलिंग, ठीक है। देन इसकी कंडीशंस रूल 8 कब कब अप्लाई हो सकता है, अगर पार्टीज न्यूमरस, तो पार्टीज न्यूमरस होनी चाहिए, उन सब पार्टीज का सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सूट में, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कोर्ट से या डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि ठीक है आप इन सारी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जितनी भी पार्टीज है जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पहले आप उनको नोटिस दोगे कि भैया मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारी कंडीशंस आ गई। देन अभी लेट्स
अभी बेयर लैंग्वेज की बात करते हैं, रूल 8 की। ठीक है, तो रूल 8 हमारा क्या कहते हैं, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्संस हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर न्यूमरस पर्संस हैं और सारे पर्संस का सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट में, तो वो सारे पर्संस या एक से ज्यादा पर्सन जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किसी को स्यू कर सकते हैं, या उन्हें स्यू किया जा सकता है, या वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्संस, इन सारे पर्संस के बिहाफ पे या इनके बेनिफिट के लिए। तो क्या कहता है कि अगर न्यूमरस पर्संस है तो एक या एक से ज्यादा पर्संस परमिशन ऑफ द कोर्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट स्यू कर सकते हैं, उन्हें स्यू किया जा सकता है, या वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन जो इंटरेस्टेड। अभी कोर्ट, अभी यहाँ पे तो परमिशन होगी कोर्ट की कि अगर किसी ने मतलब पर्सन को रिप्रेजेंट करना है तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पे हो गया, फर्स्ट जो है वो बात करता है परमिशन ऑफ द कोर्ट की। नाउ सेकंड बात करता है कि कोर्ट खुद भी अपनी मर्जी से डायरेक्ट कर सकता है कि ये एक या एक से ज्यादा पर्सन जो है, ये मतलब जितने भी पर्सन हैं इंटरेस्टेड, उनके बिहाफ पे या उनके बेनिफिट के लिए उन्हें स्यू किया जा सकता है, या वो स्यू कर सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ए एंड बी इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें खुद अगर किसी पर्सन ने रिप्रेजेंट करना है तो वो खुद परमिशन लेगा, और यहाँ पे कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो ये है वो बात करता है परमिशन की, और बी जो है उसमें कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही फर्क है। देन नेक्स्ट, कोर्ट शिल एंड एवरी केस वेयर परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, कि जहां पे भी कोर्ट जो है, अगर कोर्ट ने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग परमिशन दी है या फिर डायरेक्शन दी है, तो किसी भी केस में जहाँ पे परमिशन या डायरेक्शन दी है अंडर सब रूल 1, प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे जितने भी पर्सन हैं जिनको भी वो रिप्रेजेंट करना चाहता है उन सबको एक नोटिस भेजेगा, चाहे बाय पर्सनल सर्विस, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो वहां पे उस केस में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो कोर्ट क्या करेगा, बेसिकली जितने भी पर्सन को वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनको पर्सनल सर्विस के थ्रू या फिर बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एक नोटिस भेजेगा कि भैया ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे एक सूट। ठीक है, देन नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जिसके बिहाफ पे या जिसके बेनिफिट के लिए मतलब सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है या सूट डिफेंड किया जा रहा है, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि मुझे भी इस सूट में पार्टी बना दिया जाए। सो अभी यहां तक क्या हो गया, सूट इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अभी यहाँ पर अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस केस में कोई भी क्लेम है या फिर कोई पार्ट है क्लेम का, उसे अबेंडन नहीं किया जा सकता, कोई भी सूट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज एंड सेटिस्फेक्शन जो है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता unless the court has given at the plaintiff expense notice to all persons who are interested in the matter। तो जितने भी पर्सन्स हैं जिनके बिहाफ पे आप सूट मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके बिहाफ पे उनको नोटिस दिए बिना आप कोई भी क्लेम अबेंडन नहीं कर सकते, सूट विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज सेटिस्फेक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो ये रूल सिंपल सा सिर्फ इतनी बात कह रहा है। ठीक है, Then where any person suing or defending an any such suit does not produce, अगर कोर्ट को ये चीज लगती है कि कोई भी पर्सन जिसे जो स्यू कर रहा है या डिफेंड कर रहा है अपने आप को, वो ड्यू डिलीजेंस के साथ काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकती है उस पर्सन की जगह पे किसी और पर्सन को जिसका कि सेम इंटरेस्ट है उस सूट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी ये हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट 6 हमारा क्या कहता है कि जो भी डिग्री ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में पास की जाएगी वो बाइंडिंग होगी ऑन ऑल पर्सन जिसके बिहाफ पे या जिनके बेनिफिट के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया गया था या जिनके डिफेंड किया जा रहा था। सेक्शन हमारी क्या कहती है कि जिन भी पर्सन ने स्यू किया है या जिनको स्यू किया गया है या जिन्होंने डिफेंड किया है, ये चीज देखने के लिए कि उनका सेम इंटरेस्ट था या नहीं था, जरूरी नहीं है कि उनका कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो। तो बेसिकली कोर्ट ये कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन सेम होना जरूरी नहीं है ये देखने के लिए कि किसी पर्सन का सेम इंटरेस्ट है सूट में या नहीं। ठीक है, एक और चीज है। ठीक है, 8 रूल की बात करी है। अभी देयर वाज अ केस ऑफ एसपी गुरुराज वर्सेस एग्जीक्यूटिव मेंबर कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड। अभी इस केस में क्या चीज हेल्ड की गई थी कि ये जो रूल 8 है ना, ये सिर्फ सूट्स पे अप्लाई करता है, रिट प्रोसीडिंग्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रिट प्रोसीडिंग्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सूट्स पे अप्लाई होता है। तो ये चीज आप प्लीज अपने माइंड में रखिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नाउ 8A की बात करें
पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। तो अगर सूट ट्राई करते हुए कोर्ट को ये चीज लगे कि कोई भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है इन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, चाहे डायरेक्टली चाहे सब्सटेंशियली, तो उसकी, और अगर कोर्ट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज जरूरी है कि उस पर्सन का ओपिनियन लिया जाए, तो कोर्ट जो है उसे परमिट कर सकती है कि वो जो भी अपना उसका ओपिनियन है उसे प्रेजेंट करे। दैट्स इट। इट वाज वेरी सिंपल, कुछ ऐसा बड़ा। So this was our concept of rule 8 and 8A. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video, subscribe my channel. अगर आपको कोई भी इशू है then do ask me in the comments. Thank you guys.